नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश आर्यन में। इस खास सीरीज में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा यूट्यूब फैमिली और बढ़ सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के बारे में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी विधि निर्माता संसद या विधानसभा के सदन में पहले आपराधिक कृत्यों में शामिल हो जाए और फिर स्वतंत्रता के व्यक्ति के अधिकार पर अपनी छूटने की बात कहे, उससे ये बचाव नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा सीखी हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत प्रस्तावित एकेडमिक क्रेडिट बैंक अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू की जाएगी। दलित बंधु तेलंगाना सरकार की नवीनतम कार्यक्रम योजना है। इसमें दलितों के सशक्तिकरण की बात की गई है, जिसमें कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा द्वारा द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2021 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए दिवाला समाधान तंत्र के रूप में प्रीपैक के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। प्रधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि सुरक्षा योजना अब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 108 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में के तहत आयोजित की जा रही है। खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम में किया जा रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का प्री समिट जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए मंच तैयार करेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे किंग मिर्च के बारे में, सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 के बारे में और उड़ीसा के पुरी शहर में नल से शुद्ध पानी पीने की सुविधा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स का जिनका लिंक जीएस पेपर 2 से है, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए आवश्यक है। अभी हाल ही में हुआ क्या था कि ये टॉपिक संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार और उनके उत्पन्न होने से संबंधित है। तो जो प्रिविलेज हैं उनके ऊपर ये बात की गई है। अभी हाल में हुआ क्या था, केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ शीर्ष लेफ्ट डेमोक्रेटिक मोर्चा फ्रंट के नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की अपील की गई थी। इन नेताओं पर वर्ष 2015 में क्या हुआ था, एक बजटीय भाषण के दौरान क्या इन्होंने क्या की थी, महाभाषण के दौरान क्या किया, तोड़फोड़ की और सार्वजनिक संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो इन नेताओं ने तर्क दिया है, क्योंकि ये घटना विधानसभा के अंदर हुई है और विधानसभा के अंदर कोई भी घटना उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के आधार पर अधिकार है उनका कि इस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए, तो इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। तो इसको देखते हुए अदालत ने क्या टिप्पणी की है कि ठीक है, आपको पार्लियामेंट के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें क्रिमिनल केस करिए, कोई भी ऐसा कार्य करिए जिसमें क्राइम के अंतर्गत आता हो। तो आप इसके आड़ में ये नहीं कर सकते हैं कि आप तोड़-फोड़ कर दें, हाथापाई कर दें, ये नहीं हो सकेगा। बल प्रयोग, दंगा, उत्पात उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ क्या है, उन्होंने बोला है कि ठीक है, निर्वाचित जो विधायक हैं उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ उनके व्यवहार पे कुछ सीमाएँ भी लागू हैं, इसमें ये बच नहीं सकते। तो ये बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार हैं क्या? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं क्या? पार्लियामेंट क्या करता है, जो अपने सदस्य हैं वो कोई बात बोलें तो उनके अपने सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उन्हें क्या किया गया है, संविधान ने 105 के अंतर्गत उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, जो मुख्यतः दो टाइप की हैं। पहला क्या है कि आप वहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, और दूसरा क्या है कि जो भी वहाँ पे संसद के अंदर या किसी सदन के अंदर कोई भी कार्रवाई चल रही है, उसका प्रकाशन होगा, कौन सा अखबार छापेगा या मीडिया कवरेज करेगा, उसके डिसाइड पार्लियामेंट का अध्यक्ष करता है, वहाँ का पीठासीन अधिकारी करता है। तो इस और साथ ही साथ उनको 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये भी अधिकार प्राप्त है कि जब भी कोई भी सदन चल रहा हो, कोई भी सत्र चल रहा हो, उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक उनके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया जी हैं, इनकी अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग की गठन किया गया था। तो उन्हें संविधान के स्वतंत्रता कामकाज के ऊपर उन्होंने विशेषाधिकार को दोबारा से परिभाषित करने का अपना रिकमेंडेशन दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कुछ सीमाबद्ध करने की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा एक फैक्चुअल जो आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए कि संसद का सदस्य है, और उस लेकिन उसको 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। उसको संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो उनको प्रिविलेज कहाँ से मिलते हैं? आर्टिकल 361 से, ना कि 105 से। आइए बात करते हैं एबीसी के बारे में। एबीसी अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो अभी हाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें इस बैंक को शुरुआत करने की प्रस्तावना दी गई थी, तो अब इसको शुरू किया जा रहा है। अगर टॉपिक से लिंक देखें तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा जा रहा था, उसको उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। और इसको क्या किया गया है, एबीसी है क्या, अर्थात
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, ये क्या करती है, आपके जितने भी आपकी जो भी उसमें रिजल्ट्स हैं या आपकी जो भी डिग्रियाँ हैं, उनको वो क्या करती है, डिजिटल रूप से यहाँ पे स्टोरेज करने का काम करती है। इसको यूजीसी के द्वारा स्थापित किया गया है, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें छात्रों को पाठ्यक्रम में प्रवेश करने और उनके उसको अल्टरनेटिव विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत कोई भी डिग्री या पाठ्यक्रम छोड़ने से संबंधित प्रमाण पत्र इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली का वर्चुअल स्टोर हाउस है। इसमें क्या सुविधा दी गई है कि आप एक निश्चित टाइम के बाद छात्र क्या करेंगे, अपनी जो बीच में कोई डिग्री छोड़ के चले गए, दोबारा शुरू कर सकते हैं और दोबारा शुरू करने के बाद संस्थान इनको यहाँ पे इनकी डिग्रियों को स्टोरेज करेगा। आइए बात करते हैं तेलंगाना दलित बंधु योजना के बारे में और इसकी आलोचना क्यों हुई है। सबसे पहले कि इसका टॉपिक किस टॉपिक से लिंक है, तो ये केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के असंवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन असंवेदनशील वर्गों की रक्षा या बेहतर के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकायों के बारे में है। तो तेलंगाना सरकार के जो इस टाइम सीएम हैं वो हैं केसीआर जी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने योजना स्टार्ट की है जो क्या करती है कि डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपके अकाउंट में आएगा, तो प्रति परिवार, याद रखना पर पर्सन नहीं, प्रति परिवार की बात है, पर फैमिली की बात है, वो कितना रुपए देती है, 10 लाख रुपए इनको क्या करती है, क्रेडिट देती है, लोन देती है, जिससे क्या करें ये अपनी उद्यमिता, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा पाएँ। और शायद ये देश की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना होगी, क्योंकि 10 लाख के अभी कहीं पे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ क्या किया गया है, इनको सरकार ने कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस जारी किया है, उनको उसमें रिजर्व कर दिया है कि इन्हीं की लाइसेंस जारी करेगा, जिसमें शराब की दुकानें हों, मेडिकल शॉप हों, खाद की दुकान हो, चावल हो, आदि के द्वारा बात की गई। साथ ही साथ इस योजना की सबसे खासियत बात ये है कि जो दलित सुरक्षा कोष भी बनाया गया है, कि अगर आपने क्रेडिट ले लिया और आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, आप उसमें फेल हो गए अपने, तो उसमें दलित सुरक्षा कोष क्या करेगा, इसमें उनको फिर से सहायता देगा, जिससे लाभार्थी को किसी भी तरह के कष्ट का सामना ना करना पड़े। इसकी आलोचना क्यों हो रही है कि विपक्ष इसकी मंशा पे लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दलितों के संरक्षण और उनके सशक्तिकरण के लिए पहले से बहुत सारे कानून हैं, तो उनको आप अच्छे से लागू करिए, तो इस नए तरीके की आप बात क्यों कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 पारित कर दिया है और उस विधेयक के तहत उन्होंने एक प्री पैक के प्रस्ताव रखा है। तो आइए टॉपिक लिंक देखें, तो ये सामान्य दिन विषय 3 से सरकारी नीतियों और उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अवकल्पन या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषयों से संबंधित है। तो मार्च 2021 में इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की एक उप समिति ने क्या किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के मूल संरचना के भीतर प्री पैक ढांचे की सुविधा की सिफारिश की थी। सबसे पहले आप बता दें कि दिवाला क्या होता है और दिवालियापन क्या होता है। तो इससे आप समझ जाओगे कि दिवाला दिवालियापन संहिता किस बारे में बात कर रहा है। जैसे आपने किसी से लोन लिया या आपके बैंक कोई रुपया है, अचानक क्या होता है, किसी कारणों से या कर्ज की वजह से आपके पास उसमें पूरा रुपया खत्म हो गया है, तो आप बैंक कुछ नहीं बचा, तो आप क्या हो गए, दिवाला हो गए। और आप क्या हो गए, और आप किसका शिकार हो गए, दिवालियापन के शिकार हो गए, यानी कि आप किसी को लोन लौटाने के तो अब क्या रहेंगे जब आपके पास रुपया ही नहीं बचा है। तो इसी में क्या बात की गई है, तो अब इसमें प्रीपैक सुविधा दी गई है। तो पहले क्या होता था, जब कोई इंसान, मान लीजिए किसी ने कोई भी स्टार्ट किया अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने पे क्या हुआ, उसको घाटा हुआ और पूरा रेट उसका डूब गया। अब वो बैंक को जिससे उसने लोन 10 लाख या 20 लाख जो भी लिया था वापस नहीं कर पा रहा है, जीरो हो गया। तो क्या करते थे पहले, ये उनकी संपत्ति जो थी जिस पे उन्होंने लोन लिया था उसकी बोली लगाई जाती थी, और बोली से जितना रुपया आता था उसको बैंक अपने पास रख लेता था। मतलब जो बिल्कुल जीरो से कुछ तो उन्हें मिल ही गया, ये था। तो उसमें क्या था, कभी कभी बोली लगने वाले नहीं खरीद रहे थे तो बैंक घाटे में रहेगी, जरूरी नहीं हर बार खरीदारी हो जाए। तो अब प्रीपैक सुविधा की गई है। तो इसका क्या किया गया है कि आप जो सार्वजनिक बोली लगाने की बजाय क्या करेंगे, कुछ ऐसे जो लेनदार हैं जो निश्चित ही आपकी चीज़ों को खरीदेंगे उनको, और जिसने इन्वेस्ट किया उसमें, चाहे बैंक हो या किसी और प्राइवेट संस्था ने किया, पब्लिक संस्था ने, तो उनके बीच में एक समझौता होगा। जिससे क्या होगा, अगर आप दिवाला हो जाते हैं, दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जो लक्षित लेनदार हैं, वो उसको खरीद लेंगे और जो निवेशक उनको रुपया मिल जाएगा। पिछले 1 दशक के दौरान ये कार्रवाई ब्रिटेन और यूरोप में देखी जा रही है और वहाँ पे लोकप्रिय बनी, इसलिए अब हमारा देश भी इसकी आगे बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के बारे में। तो इसका टॉपिक जो लिंक है वो भारत के खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र व महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला आदि के बारे में। तो इस योजना के बारे में अगर बात की जाए, तो ये योजना क्या है, इसे 2016 में आरंभ किया गया। यह पर्यावरण के सस्टेनेबल और मृदा के स्वस्थ बनाए रखने हेतु जैविक खेती, प्राकृतिक खेती या गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित करने की योजना है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ये उन्नत कृषि शिक्षा योजना है कि आपको ऐसी कृषि करनी है, ऐसी उन्नत कृषि करनी है जिसमें क्या हो, आपको एजुकेशन मिले कि आप किस तरह से कर पाएँ, जिससे कि आपको अच्छी उपज पैदा हो और आपको पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें, आपको लाभ भी मिले।
तो आप इसमें एक टर्म आया गाय आधारित अर्थव्यवस्था। तो गाय आधारित मतलब क्या होता है, अगर गाय आप पालेंगे दूध भी मिलेगा आपको, उससे गोबर मिलेगा और आपको जैविक खेती की तरफ उन्मुखता मिलेगी। तो इसमें आपको सहायता मिलेगी, इसलिए काउ बेस्ड इकोनॉमी बोला गया है, क्योंकि गाय को हमारे यहाँ शुरुआती काल से पवित्र माना गया है, उसके लाभों को अब तो पता ही है। तो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो, ऑर्गेनिक खेती और सस्टेनेबल कृषि के डेवलपमेंट का फायदा मिले, और इसके से क्या हो, एक स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण किया जा सके। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली द्वारा से पूर्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये टॉपिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषयों से है। यहाँ पे जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, बफर स्टॉक, सुरक्षा संबंधी विषय के बारे में बात की जा रही है। तो उसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये सीधा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर दे दिए, एंटोनियो गुटेरेस हैं। इन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को क्या किया था, एक पूर्व शिखर सम्मेलन सहित यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट के आयोजन की घोषणा की गई थी इनके द्वारा। तो उसी को देखते किया गया है। इसमें जो संस्थाएं शामिल हैं वो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अंदर ये 3 संस्थाएं हैं, उनके अंदर इसका नेतृत्व किया जा रहा है। इसमें क्या है, वार्ताएं की जा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2015 से 2030 तक के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं, टोटल कितने, 17। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए और एक साहसी कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए ये योजना जरूरी थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक, क्यों खाद्य से रिलेटेड सबसे पहले आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और आपकी संवेदनता करेगी, और ये न्याय संगत खाद्य प्रणालियों पर निर्भर होगा। तो अगर खाद्य फूड सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का आप प्रोडक्शन करें, उनको प्रसंस्करण करें, उन प्रोसेसिंग करें, उनके ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ तक उपयोग किया जा रहा है वहाँ इनको पहुँचाएँ। और क्योंकि फूड जो सिस्टम है वो मानव के हर पहलू को छूता है, तो इसलिए इस ज़रूरी हो जाता है। तो आपको इस अगर देखें तो फूड संस्करण में सबसे बड़ी क्या बीमारी, चुनौतियाँ क्या हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो क्यों इसकी बात की जा रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, खाद्य उत्पादन सही से हो नहीं पा रहा है और सबके पास आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, खाद्य संकट, उनके भोजन को मिलने की संभावना है वो कम होती जा रही है, खाद्य संकट का वो फेस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कई वर्ल्ड की इकोनॉमी है जो खाद्य प्रोडक्शन से जुड़ी थी या फिर फूड के सिस्टम प्रणाली से जुड़ी थी, तो क्या है, ढहने के कगार पर पहुंच चुकी है। अगर यही सब होता रहा तो सीधा हम पे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभावित करेगा, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था करेगा, शिक्षा करेगा। और जब ऐसा होगा तो मानव अधिकारों, जिसका उनको उचित भोजन मिले, उसके अधिकार से वंचित होंगे, तो लोगों के अंदर क्या शांति, सुरक्षा की संभावना भी कम होती जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तो अमीर वर्ग है वो तो तब भी झेलता है, लेकिन गरीब और हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति इस पे क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। वो और गरीब होता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको समाज में अशांति, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। आइए बात करते हैं राजा मिर्च की, किंग ऑफ चिलीज। इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि राजा मिर्च किस राज्य में उगाई जाती है, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड में इसको भूत जोलोकिया, घोस्ट पेपर, भूतिया मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि क्या है, सबसे पहली बात की है कि 2008 में इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और राजा मिर्च को इसलिए चर्चा में कि राजा मिर्च को विश्व की सबसे तीखी मिर्च माना गया है, और ये स्कोविल हीट यूनिट्स के अंतर्गत जिसको इसका आकलन किया गया है कि दुनिया की सबसे जो 5 तीखी मिर्च हैं उसके अंदर ये अपना जगह बनाए हुए है। तो आपसे सीधा प्रश्न ये आएगा कि राजा मिर्च कहाँ उगाई जाती है, वो नागालैंड में, और आप उसके बारे में देख लीजिए। आइए बात करते हैं सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सैन्य अभ्यास इंद्र किन किन 2 सेनाओं या देशों के बीच युद्ध अभ्यास है, कौन 2 सेनाएं मिलकर इसको अभ्यास करती हैं, वो है भारत और रूस। तो ये नाम याद रखिए, इंद्र जो सैन्य अभ्यास इंद्र है वो किससे, भारत और रूस से संबंधित है। तो इसका ये 12वां संस्करण है, कहाँ पे हो रहा है, रूस के वोलो वोल्गोग्राड के आयोजित किया जा रहा है। तो जब भी कोई युद्ध अभ्यास होता है तो कुछ टारगेट होते हैं, किस बेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस बार जो प्रैक्टिस हो रही है वो हो रही है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समूह के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के ऊपर हो रही है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के आदेश के अनुरूप दोनों देशों सेनाएं आतंक रोधी सैन्य अभ्यास कर रही हैं कि आतंकवाद अगर कोई हमले हुए, आतंकवादियों से कैसे लड़ना है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सैन्य अभ्यास इंद्र किसके साथ होता है, वो होता है भारत और रूस के साथ होता है। आइए बात करते हैं उड़ीसा के पुरी शहर में नल से शुद्ध पानी पीने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो उड़ीसा सरकार, जहाँ यहाँ के आपको पता होना चाहिए, यहाँ के जो इस टाइम पे जो सीएम है वो हैं नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है। उसमें उन्होंने क्या, इस योजना के अंदर क्या बोला गया है कि उड़ीसा सरकार में जो पुरी शहर है वहाँ पे आप जो भी वाटर टैप है उनसे आप डायरेक्ट खोलिए, उनसे पानी पीजिए, वहाँ पे पानी बिल्कुल शुद्ध है, और ऐसा करने वाला ये पूरे देश का पहला राज्य है। तो क्वेश्चन आएगा कि नल से शुद्ध पानी पीने का सबसे पहला राज्य कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका नाम होगा उड़ीसा। तो यहाँ पे ये पानी पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ पे कोई फ़िल्टर लगाने की आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ उबालना नहीं पड़ेगा, आप सीधा पी सकते हैं, खाना पका सकते हैं।
तो उसमें एक इन्होंने योजना शुरू की थी, ड्रिंक फ्रॉम टैप सुजल मिशन। तो आइए देखते हैं सुजल मिशन क्या है। सुजल मिशन को 13 अक्टूबर को यहाँ लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, ऐसे शहर जहाँ उनकी आबादी या तो 15 लाख है या 15 लाख से अधिक है, तो वहाँ उनके जो पानी के है उनको पीने का स्वस्थ पानी मिले, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे कि वहाँ पे लोगों के बीच में कोई बीमारी ना आए। तो इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स उनका एनालिसिस समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयोग अच्छा लग रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।